आप सभी का टेक्निकल एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी का प्रवेश आईटीआई में मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड में हो गया है। तो आज मैं आपको मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के प्रथम चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। तो चलो जानते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये सबसे पहले पढ़ते हैं हम आईटीआई क्या है। आईटीआई का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। नीचे दिया हुआ है एनसीवीटी। एनसीवीटी क्या है? एनसीवीटी को का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जो हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगी। जब आईटीआई आप लोग पास हो जाओगे तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो किससे मिलेगा? एनसीवीटी का, जिसे बोलते हैं हम नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। जिस प्रकार से आप जैसे हाई स्कूल करते हो या 12th करते हो तो उसमें बोर्ड होते हैं ना, यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। इसी प्रकार से आईटीआई का हमारा बोर्ड है एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब दिल्ली इसमें डाला हुआ है, दिल्ली मतलब इसका कार्यालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एनसीवीईटी। एनसीवीटी का मतलब ये है कि जो पहले एनसीवीटी था उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है एनसीवीईटी, यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो पहले एनसीवीटी था उसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? एनसीवीईटी, यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब आता है एससीवीटी। एससीवीटी क्या है? एससीवीटी का पूरा नाम है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। जो अपने आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा आईटीआई का, तो वो किस पे भरा था? एससीवीटी की वेबसाइट पर जाके। यानी इसका काम क्या होता है? एससीवीटी का काम होता है आपका प्रवेश करना। जो प्रवेश होता है आईटीआई में वो किसके थ्रू होता है? एससीवीटी के, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। और सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब कुछ संस्थानों में अभी भी एससीवीटी के कोर्स भी चल रहे हैं, यानी उनका प्रवेश भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, उनका एग्जामिनेशन भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, और उनका सर्टिफिकेट भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इशू होता है, जिसको बोलते हैं हम एससीवीटी कोर्सेज। जैसे जब आप गवर्नमेंट जॉब भरोगे, अप्लाई करोगे पास होने के बाद, तो वहाँ पूछा जाता है कि आपने आईटीआई किससे करी है, एनसीवीटी से करी है या एससीवीटी से। तो जो बच्चे जहाँ पे एससीवीटी का कोर्स चलता है वो एससीवीटी पर टिक करते हैं, और जिन्होंने एनसीवीटी के थ्रू किया है वो एनसीवीटी पर टिक करते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे एससीवीटी से आईटीआई करते हैं तो उनका प्रवेश भी स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल से होता है, उनका एग्जामिनेशन भी स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और उनका सर्टिफिकेट भी स्टेट गवर्नमेंट ही इशू करती है। लेकिन जो सिलेबस होता है वो सारा एनसीवीटी वाले बच्चे पढ़ते हैं, वही वाला पूरा सिलेबस पढ़ता है। उतने ही घंटे उनके ट्रेनिंग हावर होते हैं, उतने ही घंटे उनके प्रैक्टिकल हावर होते हैं, उतने ही घंटे की थ्योरी क्लासेस होती हैं। सारा पढ़ने का प्रोसेस एनसीवीटी वाले बच्चों की तरह ही है, लेकिन उनका जो सर्टिफिकेट इशू करेगी और एग्ज़ाम इशू करेगी, एग्ज़ाम होंगे वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होंगे। और एनसीवीटी वालों का क्या है? उनका प्रवेश स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट के थ्रू होगा, लेकिन उनका एग्जामिनेशन निमी लेगी और उनका सर्टिफिकेट एनसीवीटी इशू करेगी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है ट्रेड का नाम। ट्रेड का नाम आप सबको पता होगा आपकी का, मैकेनिक आरएसी, यानी मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये सब की ट्रेड हो गई। अब यहाँ पे डीएसटी लगा हुआ है। डीएसटी क्यों लगा हुआ है? क्योंकि दो प्रकार की ट्रेड होती है, एक नॉन डीएसटी और एक डीएसटी। डीएसटी में क्या होता है? उसका मतलब होता है ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। और नॉन डीएसटी का मतलब क्या है? कि उस ट्रेड में, नॉन डीएसटी में जिन बच्चों का एडमिशन होगा वो 1 साल के अंदर 15 दिन का ओजेटी करेंगे, यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग।
एक जो नॉन डीएसटी वाली ट्रेड में बच्चे एडमिशन लेंगे उनका क्या होगा, उनकी ओजेटी होगी 15 दिन की एक साल के अंदर, यानी दोनों साल में कितने दिन की होगी, 15-15 करके 30 दिन की। और जो बच्चे डीएसटी के ट्रेड के अंतर्गत एडमिशन लेंगे, यानी हमारे यहाँ पे 2 यूनिट हैं, तो जैसे एक साल डीएसटी में एडमिशन होता है और एक साल नॉन डीएसटी में। जो बच्चे डीएसटी ट्रेड के अंतर्गत एडमिशन लेंगे उनका एक साल के अंदर 3 महीने का प्रशिक्षण इंडस्ट्री में होगा, और नॉन डीएसटी वालों का कितने दिन का था, 15 दिन का, और डीएसटी वालों का एक साल के अंदर 3 महीने का, दोनों साल मिला के 6 महीने का, 3 महीने का प्रथम वर्ष और 3 महीने का द्वितीय वर्ष में। और जो नॉन डीएसटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं उनका 15 दिन का प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में और 15 दिन का द्वितीय वर्ष में। इसके बाद हम नीचे आते हैं डीजीटी। डीजीटी होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। जैसे ये पूरे हमारे भारत में जो एनसीवीटी के कोर्सेज चल रहे हैं उन सब का हेड ऑफिस है डीजीटी, वहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। इसके बाद जैसे निमी नीचे लिखा है, निमी का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। क्या नाम है पूरा, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। इसका काम क्या होता है, जो हमारी एनसीवीटी के थ्रू कोर्सेज चल रहे हैं या एससीबीटी के थ्रू कोर्सेज चल रहे हैं, ये सब उनका सिलेबस डिज़ाइन करते हैं कि किस ट्रेड में कितना क्या क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा, और उसके ओनली एनसीवीटी वालों के किसके ओनसी कोर्स सबका डिज़ाइन करेगी, लेकिन एग्जामिनेशन केवल एनसीवीटी वालों के एग्ज़ाम लेगी और कोर्स भी डिज़ाइन करेगी। एससीवीटी वालों का भी कोर्स वही चलता है जो निमी डेवलप करती है, लेकिन उनका एग्ज़ाम कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट। फिर से मैं कह रहा हूँ, एससीबीटी वालों का सिलेबस निमी वाला ही चलता है, लेकिन उनका एग्ज़ाम कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट। और जो एनसीबीटी वाले रहते हैं उनका सिलेबस भी निमी बनाती है और उनके एग्ज़ाम भी निमी ही लेती है। अब एग्ज़ाम कौन सा होता है, सीबीटी एग्ज़ाम होता है, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। इसमें क्या कैसे टेस्ट होगा आपका, जब प्रथम वर्ष में और द्वितीय वर्ष में आपको एक सीबीटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें क्या क्या आएगा। जैसे आप लोग पढ़ोगे 5 सब्जेक्ट, एक ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आपका जो सीबीटी टेस्ट होगा वो एक पेपर होगा 50 क्वेश्चन का और एक होगा 25 क्वेश्चन का। जो 50 क्वेश्चन का होगा वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 100 नंबर का, जिसमें 6 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के आएंगे, 6 क्वेश्चन आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के आएंगे और 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के आएंगे। 38 क्वेश्चन किसके आएंगे आप लोगों के, ट्रेड थ्योरी के। तो ऐसे 38 वो 6 इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन, ऐसे टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और पूर्णांक 100 का होगा। इसके साथ ही दूसरा पेपर होगा आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और पूर्णांक कितना होगा, 50 नंबर का। तो ऐसे मिला के जो आपका सीबीटी पेपर होगा वो टोटल होगा 150 नंबर का। कितने का होगा, 150 नंबर का। और 250 नंबर का आपका ट्रेड प्रैक्टिकल होगा। कितने नंबर का, 250, यानी 200 ये और 250 प्रैक्टिकल के मिला के 450 अंक ये हो गए। और 200 नंबर का आपका 400 नंबर ये हो गए, 150 और 250 400 नंबर ये हो गए। और 200 नंबर का आपका असेसमेंट होगा, जिसमें ये देखा जाता है कि आपकी उपस्थिति क्या रही है, आपने जितने प्रैक्टिकल कराए उसमें से कितने प्रैक्टिकल करे हैं आप लोग, और आपने अपने ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, वर्कशॉप कैलकुलेशन ये सारी कॉपी वगैरह बनाई है नहीं। और फिर उसके बाद टेस्ट होते हैं उनका, ये सब जोड़ के आपके 200 नंबर में से नंबर परफॉर्मेंस देख के वो दिए जाते हैं, जिसमें H1 100 नंबर का होता है, H2 यानी हाफ ईयर 100 नंबर का, हाफ ईयर दूसरी हाफ ईयर 100 नंबर का, ऐसे 200 नंबर होता है, टोटल 600 का पूर्णांक होता है। अब जो निमी के द्वारा आपका फर्स्ट ईयर में सिलेबस डिज़ाइन किया गया उसके अनुसार आपको 240 घंटे ट्रेड थ्योरी पढ़ना है और 840 घंटे की प्रैक्टिकल क्लासेस होगी।
कितना होगा, 840 घंटे प्रैक्टिकल क्लासेस होगी और 150 घंटे ट्रेड थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। इसमें मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के हावर नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ केवल 240 घंटे ट्रेड थ्योरी और 840 प्रैक्टिकल, ये आपकी क्लासेस होंगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि अब आप आईटीआई कर लोगे तो इसके बाद आपको क्या चाहिए, रोज़गार कहाँ कहाँ पे मिलेंगे। तो रोज़गार के अवसर आपके लिए कहाँ कहाँ हैं आईटीआई करने के बाद। तो आईटीआई करने के बाद आपके रोज़गार, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में मैं जाऊँ तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के बाद अगर आप आईटीआई करने के बाद एक कोर्स होता है CITS, जिसे बोलते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, CITS स्कीम, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। उसमें क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा BA BSc या ग्रेजुएशन करने के बाद कोई अगर टीचर बनना चाहता है तो प्राइमरी का टीचर बनने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, BTC करनी पड़ती है, और माध्यमिक का टीचर बनने के लिए ऊपर से क्या करना पड़ता है, B.Ed करनी पड़ती है उसको। ऐसे ही आईटीआई में टीचर बनने के लिए आईटीआई के बाद अगर कोई CITS का 1 साल का कोर्स कर लेता है तो वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन आईटीआई के बाद CITI का कोर्स प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस और एक आजकल पेट एग्ज़ाम होने लगा है, वो ये सारी चीज़ें करोगे तब आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई होगे। तो एक तो आपका अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो CITS का कोर्स होता है। दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर जैसे रेलवे है, मेट्रो है ना, और सारी जगह हैं, काफ़ी सारी जगह हो यार, जैसे एम्स हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इन सब में भी आपकी वैकेंसी आती हैं RAC वालों की। हॉस्पिटल में, रेलवे में और मेट्रो में तो आपको पता है क्योंकि AC कोचेज होते हैं तो वहाँ पे वातानुकूलन कोच रहते हैं सारे, है ना, तो उसमें आप लोगों का मेंटेनेंस का काम रहता है। हॉस्पिटल्स में जैसे एम्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसमें काफ़ी सारी वैक्सीनेशन और दवाइयाँ आती हैं जो ख़राब ना हो जाए, उन्हें डीप फ्रीजर में रखा जाता है, तो उनके लिए भी आपकी पोस्ट निकलती है ना। इसके बाद अब मैं बात करूँ लिमिटेड, जैसे प्राइवेट सेक्टर रहते हैं उनमें, तो उसमें होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें RAC वालों की बहुत डिमांड रहती है ना। सिनेमा घर हैं उनमें डिमांड रहती है, जितने मॉल हैं उनमें डिमांड रहती है ना। कोल्ड स्टोरेज हैं उनमें डिमांड रहती है, मिल्क डेयरी हैं उनमें आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। और सबसे बेस्ट और सबसे पसंदीदा जो मेरा भी है वो है स्वयं का रोज़गार। आप खुद का रोज़गार भी कर सकते हो, अगर ये कोर्स करके अच्छे से सीख लेते हो तो खुद का भी कर सकते हो। चलो मैं दिखाता हूँ, एक पेज पे मैंने डिज़ाइन किया हुआ है क्या क्या कर सकते हो। जैसे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में आप रेलवे, मेट्रो, एम्स एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आदि में वैकेंसी आती है, इनमें सारे में अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में होटल, कोल्ड स्टोरेज, डेयरी, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, थिएटर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसमें जो आपके AC के कॉइल्स वगैरह बनते हैं, इंडोर बनती हैं, आउटडोर यूनिट बनती हैं, वहाँ पे भी वैकेंसी आती है ना। जैसे सैमसंग में आती हैं, है ना, वोल्टास में आती हैं, हायर में आती है, प्लस इनके ये तो सब मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री हो गई। उसके बाद इनके सर्विस सेंटरों पे भी वैकेंसी आती है। तो जैसे सेल्फ बिजनेस में क्या है, आप किसी सर्विस सेंटर पे भी कार्य कर सकते हो और बहुत अच्छा सीख जाते हो तो आप सर्विस सेंटर खुद ले भी सकते हो, आप खुद का अपना सर्विस सेंटर भी खोल सकते हो। और अगर सर्विस सेंटर नहीं खोल रहे हो तो एक रिपेयरिंग सेंटर प्राइवेट खोल सकते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छा पैसा है। जो लोग इस काम को सीख जाते हैं वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लगभग सीजन पे 3-4 लाख रुपए कमा के रख लेते हैं, इतनी ज़्यादा डिमांड है। आपको तो पता होगा कि अगर आपके घर में कोई फ्रिज और AC वाला आता है, अगर मान लो कोई AC वाला आया, थोड़ी सी खराबी बता दी तो 3-4 हज़ार रुपये तुरंत ले जाता है, फ्रिज के 1500-2000 रुपये ले जाता है। तो सोचो वो अगर जब सीज़न आता है तो सीज़न पे तो मैकेनिक मिलते भी नहीं हैं। एक AC की सर्विस के 500 से 1000 के बीच में चार्ज करते हैं, और सर्विस कितने मिनट में हो जाती है, आधे घंटे में। अगर मान लो दिन भर में उसने 4 ACयों की सर्विस कर दी, और 4 तो बहुत आराम से कर देता है, तो उसके 2000 पर डे के कहीं नहीं गए। तो ये भी एक अच्छा मौका है कि आप अच्छे से काम सीखें,
अच्छे से पढ़ाई करें तो आप खुद का भी रोज़गार कर सकते हो। और खुद का करने के बाद जो बच्चे बहुत ट्रेंड हो जाते हैं तो वो दूसरे लोगों को भी रोज़गार देना चालू कर देते हैं। एक मौका ये भी है। तो आप सभी ने भी क्या जाना कि आईटीआई का पूरा नाम क्या है, आईटीआई में सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है, एनसीवीटी से एनसीवीटी का पूरा नाम क्या है, एडमिशन किसके थ्रू होते हैं यानी एससीवीटी के थ्रू होते हैं, उसका पूरा नाम क्या है, इनके कार्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित है ना। ये सारी चीज़ें आपको सीख लें। अब इतना ही नहीं, कॉलेज में अगर आए हो तो थोड़ा बहुत कुछ और जानो कि हमारे संस्थान में कितनी ट्रेडें चलती हैं, कितनी 2 ईयर ट्रेड हैं, कितनी 1 ईयर ट्रेड है। साथ साथ हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब कौन हैं। अगर आपका नोडल आईटीआई है तो आप ये भी देखिए कि वहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर साहब कौन बैठ रहे हैं, उनका नाम जाने, प्रिंसिपल का नाम जाने, है ना। इसके साथ साथ आप ये जानें कि जितने व्यवसाय चल रहे हैं तो किस व्यवसाय के कौन से टीचर हैं, दोस्त यार है, जैसे आपके किसी दोस्त ने एडमिशन लिया वो कौन सी ट्रेड में, उसके कौन से टीचर हैं। तो ये सारी जानकारी भी रखना सही रहता है। आपको पता ही नहीं चला कि आप आए कॉलेज, सीधे आए कॉलेज में, ट्रेड में बैठे और फिर चले गए। तो इतना कम से कम पता करें कि कोई आपसे जानकारी लेता है कि आप कौन सी ट्रेड में, आपकी ट्रेड में क्या होता है। अच्छा वो ट्रेड है, मान लो कोई दूसरी ट्रेड है जिसमें आपका दोस्त पढ़ता है, उसमें क्या काम होता है, या आपके संस्थान में जितनी 1 ईयर या 2 ईयर ट्रेड चल रही हैं उस ट्रेड में किस ट्रेड का क्या काम है। जैसे फिटर है तो फिटर में क्या काम होता है, कितने साल का कोर्स है। इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन में क्या काम होता है। टर्नर है आपके यहाँ चल रही है तो टर्नर का पता करें। जैसे पेंटर है तो पेंटर ट्रेड के बारे में पता करें। तो जितने भी सारी ट्रेड चल रही हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है, जिससे कोई पूछे, आपका साथ वाला है या आपके घर में कोई पूछे तो आप बता सकें कि हमारे यहाँ ये ट्रेडें और चल रही हैं, मैं पढ़ता हूँ, उस ट्रेड का नाम ये है, वो इतने साल का कोर्स है, उसमें ये सिखाया जाता है। तो ये सारी जानकारी रखना आपके लिए ज़रूरी है। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम ये है, हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब का नाम ये है। हमारे अगर नोडल आईटीआई में तो वहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर साहब भी बैठते हैं, प्रिंसिपल साहब तो हर आईटीआई में नोडल में भी रहते हैं, ब्रांच में भी रहते हैं, है ना। तो ये सब भी जानना ज़रूरी है। फोरमैन एक इंस्ट्रक्टर होगा, उनके बाद फोरमैन भी होते हैं। तो आपकी ट्रेड के फोरमैन कौन है, उनका क्या नाम है ना, और कितने फोरमैन हैं अपने कॉलेज में। तो ये सारी जानकारी भी रखना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि आप केवल अपनी ट्रेड के बारे में ही जानें और 2 साल ऐसे ही चले जाएं। बहुत से लोग ऐसे आते हैं उन्हें केवल अपनी ट्रेड का ही पता होता है, उन्हें प्रिंसिपल साहब का नाम भी नहीं पता होता 2 साल में, क्योंकि वो उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता, पूछते नहीं, आते हैं ऐसे ही घूम घाम के चले जाते हैं। फालतू ना घूमें, मतलब अगर बाहर भी लंच में जाते हो तो पता करें कि ये वर्कशॉप बनी है वो किसकी है, उस वर्कशॉप में कौन कौन सी ट्रेड चलती है, क्या काम होता है। तो ये सारी चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। अब चलो मुख्य आते हैं हम अपनी ट्रेड के बारे में। ट्रेड जैसे आपको पता है आपकी ट्रेड कौन सी है, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अब मैं बताता हूँ कि आपकी ट्रेड में मेन 4 शब्दों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड एयर कंडीशनिंग। इन चारों शब्दों में अंतर क्या है। तो पहले मैं बताऊंगा रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन एक क्रिया है जो रेफ्रिजरेटर के द्वारा की जाती है, जिसके माध्यम से वस्तु या किसी स्थान के तापमान को कम किया जाता है। क्या है, रेफ्रिजरेशन एक क्रिया है, वो किसके माध्यम से की जाती है, रेफ्रिजरेटर के। रेफ्रिजरेशन क्या हुआ, एक क्रिया हुई, और वो क्रिया किसके माध्यम से की जाती है, रेफ्रिजरेटर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, रेफ्रिजरेटर के द्वारा, जिससे किसी वस्तु या स्थान का तापमान कम किया जाता है। या रेफ्रिजरेशन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, रेफ्रिजरेशन एक क्रिया है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर क्या होता है, फ्रिज बोलते हैं हम। फ्रिज को ओपन करोगे, उसके अंदर हाथ लेके जाओगे तो ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो वो किसके थ्रू, रेफ्रिजरेशन की क्रिया के द्वारा ठंडा महसूस हो रहा है। अब रेफ्रिजरेटर क्या है, यह एक डिवाइस है जिसके द्वारा रेफ्रिजरेशन की क्रिया की जाती है। वो क्या है, रेफ्रिजरेटर, जिसे हम छू भी सकते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या हो गया, एक डिवाइस यानी फ्रिज। दूसरा नाम क्या है उसका, फ्रिज, जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है।
अब इस ऐसे ही हम बात करेंगे एयर कंडीशनिंग क्या है और एयर कंडीशनर क्या है। तो एयर कंडीशनर के द्वारा किसी कमरे के तापमान को कम करना, गर्मियों में कम करना और सर्दियों में अधिक करना, वो किसके द्वारा होता है? एयर कंडीशनर के द्वारा, एयर कंडीशनिंग की क्रिया के अंतर्गत। किसके द्वारा? एयर कंडीशनिंग के अंतर्गत। यानी एयर कंडीशनिंग क्या हो गई? क्रिया हो गई। और वो क्रिया किससे की जाती है? एयर कंडीशनर से। किससे की जाती है? एयर कंडीशनर से। यानी एयर कंडीशनर क्या हो गया? एक डिवाइस हो गया, और एयर कंडीशनिंग क्या हो गई? एक क्रिया हो गई जो किसके द्वारा की जाएगी? एयर कंडीशनर के द्वारा। कौन सी क्रिया की जाएगी? एयर कंडीशनिंग। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन बता देता हूँ, ये तो मैंने समझा दिया आपको। रेफ्रिजरेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन एक प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी वस्तु या स्थान का तापमान रेफ्रिजरेटर एवं कंडीशनर का उपयोग कर घटाया जाता है। ठीक है, यानी इसमें एयर कंडीशनर का उपयोग कर लिख दो, या केवल तापमान रेफ्रिजरेटर का उपयोग करके घटाया जाता है। अब रेफ्रिजरेटर क्या है? दूसरा, रेफ्रिजरेटर एक उपकरण है जिसका उपयोग रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने या संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अब समझ में आया? यानी रेफ्रिजरेशन क्या हुई? एक क्रिया हुई यानी प्रोसेस, और रेफ्रिजरेटर क्या हुआ? एक डिवाइस जिसके द्वारा रेफ्रिजरेशन की क्रिया की जाती है। इसी प्रकार एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर क्या है? एक उपकरण या मशीन है जिसके द्वारा किसी कमरे के अंदर का तापमान कम या अधिक किया जाता है। गर्मियों में कैसा? कम किया जाता है, सर्दियों में अधिक। साथ साथ क्या किया जाता है उसमें? हवा का नियंत्रण, आर्द्र वायु को भी रोका जाता है। लेकिन ये सब प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? एयर कंडीशनर के द्वारा। कौन सी होती है? एयर कंडीशनिंग की क्रिया। अब एयर कंडीशनिंग क्या है? एयर कंडीशनिंग एक प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी स्थान का तापमान कम या अधिक किया जाता है। आर्द्रता और वायु को गुणवत्ता को एयर कंडीशनर का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। यानी एयर कंडीशनिंग एक डिवाइस है और एयर कंडीशनिंग एक क्रिया है जिसके द्वारा। अब हम, ये आपका पहला चैप्टर हो गया इंट्रोडक्शन टू ट्रेड। आज मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप फिर बोर हो जाओगे और कहोगे कि एक ही दिन में सर ने बहुत कुछ पढ़ा दिया। अब इसके बीच में मुझे, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये केवल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है ना। इसका नेक्स्ट पार्ट क्लास 2 है जिसमें जाके हम पढ़ेंगे क्लास 2 में यूनिट फर्स्ट का ये क्लास 2, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट के कारण क्या होते हैं, सेफ्टी क्या है, यानी सेफ्टी को बोलते हैं सुरक्षा, और सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, सेफ्टी साइन यानी सुरक्षा चिन्ह कौन से होते हैं और यह चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड क्लास में हम ये पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट की सेकंड क्लास। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं, जिससे मैं आपको समस्त क्लासेस RAC की वीडियो बना के डाल सकूं। अगर आपको अच्छा लगे तो क्लास 2 में एक्सीडेंट, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, सेफ्टी एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, सेफ्टी चिन्ह एंड टाइप्स ऑफ सेफ्टी के बारे में जानने के लिए आप मेरी क्लास 2 का वीडियो देखें। थैंक यू, धन्यवाद।